प्रधानमंत्री के लिए हम कह रहे बताओ ऐसे सज धज के घूम रहे हैं, नंगे घूमे ऐसा कब कहा? ये चाहते हो कि पत्ते बांध लें? कौन बोला कि मैं भी नक्सल बैगन नक्सल हो बाबू मेरे, तो आओ फिर अबू जुमाड़ में हो जाए दो हाथ। अबे साले, हो यहाँ दिल्ली में बैठ के गुलगुले ना खाओ। नक्सल होना चाहते हो, तबीयत भुरभुरी हो रही है, आ जाओ दंतेवाड़ा में, वहां व्यवस्था है पूरी। ऐसा मत करो मेरी पूरी खातिर होगी। गुस्सा है, आक्रोश है, उस आक्रोश को समझिए। अरे आक्रोश है तो आप डायनामाइट लगा देंगे देश में। कुछ अच्छा करो यार। अपने घर में रखो यार आक्रोश। मोदी जी को गाली देने वाले चमचों, अगर तुम्हारे खून में इतना ही उबाल मार रहा है तो एक बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी के परिवार को गाली देकर दिखाओ। उनके चमचे तुम्हें रोड पे नंगा करके घुमाएंगे। विपक्षी पार्टी के नेताओं को मोदी जी से पर्सनल प्रॉब्लम है या उनके काम से, ये सोचते हैं कि देश की जनता हमेशा उनका गुलाम बन के रहे। इसी मुद्दे पर देखते हैं डिबेट अमिताभ अग्निहोत्री के साथ में। पिक्चर चालू करो बे। राज शर्मा जी, मैं भी नक्सल में चिदम्बरम को कूदने की क्या जरूरत थी? आप गृहमंत्री रहे हो देश के यार। राज शर्मा बोलने चाहिए आएगा। आपने तो कागज पत्र देखे हैं, आपके पास तो रिपोर्ट्स रही हैं। आपके समय में ही नक्सल उन्मूलन का आंदोलन का अभियान चला, वो भी आ गए नहा धो बोले मैं भी दिमागी नक्सल हूं। राज भाई, एक और दूसरा प्रश्न मेरा कि ये किसी ने नहीं कहा कि छात्र दिमागी नक्सल है, फिर आप लोग ये बात क्यों ट्विस्ट कर दी? अभी मैं इमरान को सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि छात्रों को कहा है दिमागी नक्सल। मैंने तो ऐसा किसी का वक्तव्य नहीं सुना जिसने कहा हो कि छात्र दिमागी नक्सल है। राज शर्मा जी, तो प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें उन्होंने किसके लिए कहा था, सारा झाड़ खत्म। क्या दिक्कत है बोलने में क्या अपनी जनता से? घर में अगर बाप है अपने बेटों के लिए कह दे नहीं बेटा मैंने ये नहीं कहा, इसका मतलब ये है, मैंने इन लोगों के लिए कहा, कह दे, वो क्या फर्क पड़ रहा है? प्रधानमंत्री तो हैं, कल को नहीं रहेंगे, देश के तो नागरिक रहेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? मगर यहाँ पे एक चीज और बता दूंगा, जैसे कि सब अपना बात ये नहीं जो मैं समझ कर बोल रहा हूँ, बात वो है मैंने कहा और आप लोगों ने अलग अलग समझा, इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। दिमागी नक्सल कौन होता है? जैसे पांडे जी ने बताया, मेरे हिसाब से तो दिमागी नक्सल वो होता है जो एनालिटिकली माइंड का होता है, एनालिसिस करता है, खिलाफत अगर कोई गलत काम हो रहा है उसके लिए आवाज उठाता है, ये है मेरे हिसाब से। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो आप कहो या अमित भाई कह दें, पांडे जी कह दें कि नहीं ये नहीं है, मतलब वही है जो सामने वाला समझता है, मतलब वो नहीं जो आपने बोला, आपकी बात चलेगी। और प्रधानमंत्री जी के बारे में फिर एक वो लाल किला क्या इन बातों को करने का था? अच्छा, बातों के लिए है? दिन भर गालियां दे रहे हो भाई, यही अभी भी लाल किले से नक्सली ये वो, अरे कोई अच्छी बातें कर लेते। पूर्व के प्रधानमंत्रियों के भाषण सुन लीजिए, वो किस तरह देते थे और कितने सिंपलिसिटी में आते थे वो लोग, ये भी तो देख लीजिए भाई। मैं तो आवाज उठाता हूँ, मैं तो आज आवाज उठाता हूँ। मेरे क्षेत्र में अगर थानेदार गलत करता मैं आवाज राज भाई, एक मतलब ये बात समझ में आई, नक्सली छोटा मुद्दा है, लाल किले से नहीं बोलना चाहिए था, आप ये कह रहे हो जी ना? अब आप मतलब अपना निकाल के कहने लोगे तो मैं तो फिर नहीं। अभी अरे यार हमसे ना उलझो। अभी आपने कहा मेरे भाई कि ये लाल किला इन चीजों के लिए है, इसका तो यही मतलब है यार। एटा में भी यही मतलब, बरेली में भी यही मतलब, जहानाबाद में भी यही मतलब, लंदन में भी यही मतलब यार। इसमें कोई दूसरी बात है क्या? दिक्कत पता क्या है जी? दिक्कत पता क्या है? मैं बोल सकता हूँ, समझा तो नहीं सकता, ये तो मेरी भी वो है, मैं बोली तो सकता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री से आप अपेक्षा करते हो कि वो 155 करोड़ लोगों को अलग अलग चिट्ठी लिखे। आप नहीं समझा सकते, आपको समय नहीं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ये बाउंड है, मतलब कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के पास इतना टाइम नहीं कि वो समझाए। वो कह रहा मैंने जो बोल दिया, समझा नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री पर ये बाउंडेशन है कि आप 156 करोड़ लोगों को समझाओ। बोले प्रधानमंत्री तो हो, कोई अमर तो हो नहीं। अभी राज भाई की शब्द कर रहा हूं, क्यों नहीं कर सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस? बताओ, ये विषय महत्वपूर्ण है। मैं धर्मेंद्र सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूं कि मेरी समझ में दिमागी नक्सल क्या हुआ है। मैं इस दो बातों से कतई सहमत नहीं कि बताओ लाल किला, इसके लिए लाल किले से ये बात जरूरी है करना भाई। दशकों तक भारत का एक बड़ा भूभाग लाल रहा है। रेड टेररिज्म छोटा विषय है क्या? सुना, लाल किले में कंचे खेलेंगे क्या? दूसरी बात राज भाई की ये चिढ़ है, ये चिढ़ मत रखिए। लोकतंत्र चिढ़ का निषेध करता है, ये बात मैं सबसे कहता हूं। उन्होंने कहा मतलब साधारण रूप से नहीं आ सकते, ये कोई क्या बात हुई? क्या घुटंडा पहन के आ जाए खाली? अब मन भरेगा कि बोले बताओ कपड़ा में कलप भी लगा है। पंडित जी बिना, कभी आपने पंडित जी को लाल किले के आसपास भी, प्राचीर छोड़ो, बिना शेरवानी के देखा, बिना गुलाब के फूल लगाए? नहीं ना? ये तो लेटेस्ट न्यूज है।
वो भी आ सकते थे गेंदा का फूल लगा के, ये कभी कुर्ता पजामा पहन के आ जाते, नहीं आए, कभी नहीं आए। चूड़ीदार और जोधपुरी और उधर गुलाब का फूल आए ना। इन बातों को मुद्दा मत बनाइए राज भाई, बड़ी बात करिए यार, कहां उलझ रहे हो। बैंक का बाबू अच्छे से रह सकता है, राजनीतिक दलों के छोटे छोटे कार्यकर्ता बड़ी बड़ी गाड़ियों में बढ़िया कपड़े पहन के मौज ले रहे हैं, आधा आधा किलो सोना पहन के। क्या प्रधानमंत्री के लिए हम करे बताओ, ऐसे सज धज के घूम रहे हैं, नंगे घूमे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये चाहते हो कि पत्ते बांध लें दादा, भारत के प्रधानमंत्री। अब मैं एक बात बता के धर्मेंद्र भाई के पास आऊंगा। एक सेमिनार था यहां दिल्ली के मावलंकर हॉल में, उसमें नक्सल का भी जिक्र था। सच्चर कमेटी जिनके नाम पर बनी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर भी उसमें थे, अनिल पांडे। तो मुझसे पहले सच्चर साहब बोले, धर्मेंद्र जी सुन लो, बड़े आदमी थे सच्चर साहब, उन्होंने कमेटी उनके उस पर है बनी मुसलमानों पर। तो उनने वही सब बातें कही कि जहां अन्याय होगा वहां बगावत होगी टाइप की। फिर मुझे भाषण देना था, मैंने कहा भाई साहब कितना भी अन्याय हो, कितना भी व्यवस्था से नाइत्तफाकी हो, बंदूक उठाने और बम फेंकने की इजाजत मैं किसी को नहीं दे सकता ना। संविधान ने आपकी नाइत्तफाकियों से निपटने के लिए प्रावधान किए हैं अपने भीतर। और मैंने कहा काहे को नक्सली सच्चर साहब, हर आदमी कहीं ना कहीं नाइत्तफाकी रख रहा है, सब बंदूक उठा लेंगे तो एक ही दिन में देश खत्म हो जाएगा। क्या तमाशा है यार। और हिंदी में समझो, हिंसा को विचारधारा से ढकिए बस। सच्चर साहब, मैंने मंच पर उनके सामने कहा, यही दिमागी नक्सल है ना, यही दिमागी नक्सल है। इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दे दिया, ज्यादा दूर ना जाओ, किताबें भी ना पढ़ो, यही दिमागी नक्सल है। कि वो अबू जुमाल में या दंतेवाड़ा में 75 सीआईएसएफ के जवानों को बारूद से मार देने के कृत्य को कह रहे हैं। गुस्सा है, आक्रोश है, उस आक्रोश को समझिए। अरे आक्रोश है तो आप डायनामाइट लगा देंगे देश में। सांप क्यों सूंघ गया? अपने घर में रखो यार आक्रोश, यही दिमागी नक्सल है। मैंने सरल व्याख्या कर दी, बाकी लोग तो कठिन बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल सरल कर दी और उदाहरण दिया। धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी से किसी ने ऐसा बोला कि अभी नहीं बोला कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं? धर्मेंद्र जी। जी आवाज जा रही ना? हाँ नमस्कार अमिताभ जी। मैं कह रहा था कि यहाँ बैठे सारे पैनलिस्ट और विशेष रूप से आपसे, जिनको भी हम समझते हैं कि बौद्धिक है और दिमाग है, कानून की जानकारी है, अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी है, और व्यवस्था में जिस व्यवस्था की बात अनिल जी कर रहे थे पांडे जी, अगर व्यवस्था में भ्रष्टाचारी रूप में दीमक और घुन घुस गया है तो उसके खिलाफ किसानों की, आदिवासियों की, छात्रों की, नौजवानों की बात उठाना, सवाल पूछना, वो अगर बौद्धिक नस्लवाद है तो हर कोई यहाँ नस्लवादी बैठा है कि कोई यहाँ मूर्ख तो बैठा नहीं। अगर वैचारिक रूप से सक्षम है, कानून की जानकारी है और व्यवस्था में हो रहे छेद को, व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचार को, समस्याओं के न सुनने के खिलाफ सवाल उठाता है, तो आप उसको बौद्धिक नस्लवादी कर देंगे। ये कैसे संभव है? दूसरी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रधानमंत्री नहीं धर्मेंद्र, एक मिनट फिर पूरा बोलेंगे। एक सेकंड, ऐसा किसने कहा कि जो सवाल पूछ रहा है वो नक्सल, बौद्धिक नक्सलवादी? मुझे नाम बताइए। मैं बता रहा हूं जी। अमिताभ जी, ये सब इसी कानूनी मान्यता क्या है? बौद्धिक नस्लवादी कौन है? पुलिस तय करेगी, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। प्रधानमंत्री अरे भाई, आपने जो सवाल पूछ रहा है उसको आप बौद्धिक नक्सलवाद कह रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ किसने ऐसा बोला? किसी ने तो बोला होगा, तभी ना आपने पकड़ा है। 1.5 मिनट आप केवल हमें समय दीजिए। मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलते हैं। लाल किला केवल प्रधानमंत्री का राजनीतिक मंच नहीं है। लाल किला संविधान, नागरिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। वहां से देश को जोड़ने वाली भाषा जानी चाहिए। महत्वपूर्ण बात, आदिवासी, किसान, गिरिवासी, वनवासी, छात्र छात्राएं, स्कूल के जाने वाले बच्चे, नौकरी करने वाले नौजवान, इनको का नक्सलवाद से क्या लेना देना? मैंने बताया, लोग बहुत कच्चा खेलते हैं फिर पकड़े जाते हैं। दंतेवाड़ा में माइंस बिछा के 75 पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को 1 सेकंड के आधे हिस्से में ध्वस्त कर देना, ये नक्सलवाद है। और उसको कवर फायर देना नक्सलवाद है। किसान की बात, छात्र की बात नक्सलवाद किसने कही थी? ये दुष्प्रचार क्यों फैला रहे हो यार? समझदारी से बोलो। एक रुक जाओ भाई, धर्मेंद्र आप रुक जाओ। अभी वहां धार में बच्चियों ने सड़क जाम की, कहा कमिश्नर को बुलाओ। समझ गया। किसी मूर्ख ने नहीं कहा ये नक्सलवाद है, किसी ने नहीं कहा। मैंने नक्सलवाद का उदाहरण दिया भाई साहब। दशकों दशक तक वहां प्रशासन नहीं घुस पाया, सेना नहीं घुस पाई, पुलिस नहीं घुस पाई हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में। उसको इतना सरलीकृत कर दिया। बोले इधर छात्रों की बात, आदिवासी की बात, गरीब की बात, अरे सबकी बात ठीक है, लेकिन नक्सलवाद की बात ठीक नहीं हो सकती, ये जान लीजिए। सबको सब सवाल पूछे स्वागत, लेकिन हम नक्सलवाद को समर्थन नहीं कर सकते, जिसने इस देश में 60,000 से ज्यादा सैन्य बल और सुरक्षा बल मार दिए।
लाखों लोगों का जीवन अंधकार से भर दिया। उन आतताइयों को हम कबर फाड़ देना चाहते हैं। टेंशन बहुत है ना। चुप कि मैं भी नक्सल नक्सल हो बाबू मेरे, तो आओ फिर अबू जुमाड़ में हो जाए दो हाथ। यहां दिल्ली में बैठ के गुलगुले ना खाओ। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नक्सल होना चाहते हो, तबीयत भुरभुरी हो रही है, आ जाओ दंतेवाड़ा में, वहां व्यवस्था है पूरी खातिर होगी। जिन भी राजनेताओं के मन में ये हुक उठ रही हो कि मुझे नक्सल होना है या मैं नक्सल हूं, उन सबको दंतेवाड़ा जाना चाहिए। वहां नक्सल विरोधी आंदोलन का भी थोड़ा बहुत कार्यक्रम चल रहा है। बंदूक और बम उठाने वालों के पक्ष में मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता, और जो लोग खड़े हो रहे हैं उन पर भी लानत है, मलानत है। वाह बुल्ला भाई वाह। बंदूक और बारूद के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। अगर सवाल पूछने का, जिनका सवाल पूछने का तरीका बारूद से होकर गुजरता है धर्मेंद्र भाई, सॉरी टू से, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। सवाल कंठ से आना चाहिए, तमंचे से नहीं। ये जान लीजिए, कंठ से बोलिए, 100 बार सर झुकाकर सुना जाए, मैं उसके पक्ष में खड़ा होऊंगा। लेकिन ना जी, मुझे ना रणवीर सेना पसंद, ना भूमियार सेना पसंद, ना नक्सली पसंद, ना चंबल के डकैत पसंद। ये जान लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। वो किसी जात के हो, कहा तो छबराम को भी नेताजी जाता था, तो नेता मान ले। आपको स्मरण नहीं होगा 70 से 82-83 का दशक का समय, तब मुलायम सिंह को नेताजी नहीं कहा जाता था, उनको मुलायम सिंह कहा जाता था, छबीराम को नेताजी कहा जाता था, तो नेता मान ले। छबीराम भी यही कहता था जो आज आप लोग कह रहे हो कि हम तो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों पर जुल्म होगा तो छबीराम की बंदूक गरजेगी। अरे दादा रे दादा, वह क्या सीन है? एक मुठभेड़ में 9 पुलिस वाले मार दिए छबीराम ने, और सीओ को किडनैप करके गाड़ी में ले गया। उसको नेताजी कहते थे लोग। पूछते थे तुम ऐसा क्यों करते थे? तो कहता मैं डकैती नहीं डाल रहा हूं, मैं तो गरीबों और शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा हूं। लो भैया, डकैत भी ताबीज पहनने लगे विचारधारा का। नहीं चाहता मुझे, मार कसम। ये मंजूर नहीं होगा भैया, माफ करिए ना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा होगा। इन विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी से इतनी चिढ़ क्यों है? जब भी देखो उन पर पर्सनल कमेंट करते रहते हैं। बोलते हैं मोदी जी लाखों रुपए का सूट पहनता है, दिन में 10 बार कपड़े चेंज करता है। ये भूल जाते हैं कि गुलाब वाले चाचा तो हमेशा सूट में ही नजर आते थे। बोलते हैं उस समय देश की जनता बहुत गरीब थे, लेकिन नेहरू के इतने बड़े शौक थे कि वह विदेशों से सरकारी खर्चे से सिगरेट मंगवाया करते थे। अगर कांग्रेस पार्टी को जनता की इतनी ही चिंता थी तो एक शौक क्यों पाल के रखे थे? सुनने में आता है कि उस समय खाने को अनाज नहीं के दाने नहीं थे, तब भी नेहरू परिवार प्राइवेट जेट पर बर्थडे मनाता था। यह कांग्रेस वाले अपनी गलती को छुपाने के लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते रहते हैं। मोदी जी ने दिमागी नक्सल क्या बोल दिया? जितने भी मौका परस्त लोग थे सबको मिर्ची लगे बोलते हैं कि हम भी नक्सलवादी हैं। इन विपक्षी नेताओं के नक्सली सोच के कारण आतंकवादी और नक्सलियों को बढ़ावा दिया है। उनके लिए ये लोग तो खुद वकील हायर करते हैं अपने पैसे से। ये तो इतने दोगलेपन लोग हैं कि एक आतंकवादी को बचाने के लिए रात में कोर्ट खुलवा दिया था। हमारे जज साहब भी इतने दयालु है कि एक आतंकवादी को बचाने के लिए रात को ही सुनवाई करते हैं। देश की गरीब जनता को तारीख पर तारीख देकर उसका मामला लटकाते रहते हैं। आखिर में वो गरीब आदमी मर जाता है। ये है हमारे देश की कानून व्यवस्था।